हेलो एवरीवन। आज हम अपनी अगली कक्षा में हम प्रवास के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रवास से संबंधित प्रवास के प्रकार और कारण और परिणाम, ये हमारे चैप्टर का नाम है, जिसमें आज हम प्रवास के प्रकार और कारण का अध्ययन करेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रवास क्या होता है। ठीक है, प्रवास का मतलब है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने निवास स्थान का स्थायी या अस्थायी परिवर्तन प्रवास कहलाता है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति या उनका समूह, किसी भी परिवार के सदस्य मिलकर एक स्थान से अगर दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है, जिसको हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में स्थानांतरण या माइग्रेशन। ठीक है, ये आपके जो प्रवास है ये दो प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। एक तो है उत्प्रवास और दूसरा है आप्रवास। उत्प्रवास का मतलब तो है कि जब एक देश या राज्य से दूसरे देश या राज्य में जाकर बसने की जो प्रक्रिया होती है वो उत्प्रवास कहलाती है। जैसे कि हम अभी अपने इस राज्य में हैं, राजस्थान राज्य में, और यहाँ से अगर हम महाराष्ट्र में जा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? उत्प्रवास। मतलब हम अपनी जगह से किसी दूसरी जगह पर जा रहे हैं तो ये कहलाता है उत्प्रवास। इसी प्रकार से जो आप्रवास है, ये है जब एक व्यक्ति या समुदाय किसी अन्य क्षेत्र या देश से किसी देश में आकर रहता है तो उस क्रिया को हम आप्रवास कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति है और वो हमारे राज्य राजस्थान में आकर रह रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ हमारे राज्य में वो आकर रहा, तो ये क्या कहलाता है? आप्रवास। तो मतलब अपनी जगह से दूसरी जगह जाना उत्प्रवास, अपने उद्गम स्थान से, मतलब अपने निवास स्थान से, और किसी दूसरी जगह से अपनी जगह पे आना किसी का कहलाता है आप्रवास। उसके बाद में हम इसमें आगे देखते हैं कि वर्तमान में भारत की जनगणना में प्रवास की जो गणना है वो निम्नलिखित आधार पर की जाती है। जैसे कि हम बात करें जन्म का स्थान और निवास का स्थान। जन्म का स्थान की हम बात करें तो दो प्रकार से इसकी गणना की जा रही है कि एक तो उसने जन्म कहाँ पर लिया है, ठीक है, और दूसरा है कि वो अंत समय तक, लास्ट मोमेंट तक वो कहाँ पर निवास कर रहा है। तो इन दो आधारों पर प्रवास की गणना की जाती है, जन्म का स्थान और निवास का स्थान। इसी प्रकार 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का लगभग 37% भाग जो है वो प्रवासियों के रूप में निवासित है। मतलब 37% जो भाग है वो किस रूप में निवासित है? प्रवासियों के रूप में निवासित है। मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे आने जाने वाले लोगों के रूप में जितना भाग निवासित है वो है 37%। इसी के आगे हम देखते हैं कि प्रवास मुख्यतः दो प्रकार का होता है। अब दो प्रकार के प्रवास की अगर हम बात करें तो पहला तो है आंतरिक प्रवास और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। आंतरिक प्रवास से हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष के अंदर ही अंदर अगर कोई प्रवास हो रहा है, जैसे गांव से गांव, ग्रामीण से ग्रामीण, गांव से नगर, नगर से नगर, नगर से ग्राम, मतलब कि किसी क्षेत्र के अंदर अंदर जो प्रवास हो रहा है वो कहलाता है आंतरिक प्रवास। जैसे कि हम बात करें गांव से कोई गांव में ही जा रहा है, कोई एक गांव से दूसरे गांव में जाके रह रहा है, ठीक है, मान लीजिए किसी महिला का विवाह हो जाता है और वो अपने गांव से किसी दूसरे गांव में जाके रहने लग जाती है, तो ये क्या है? आंतरिक प्रवास है। अब इन आंतरिक प्रवास में भी जो सर्वाधिक प्रवास हुआ है वो गांव से गांव की ओर हुआ है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि गांव से गांव की ओर जो सर्वाधिक प्रवास हुआ है उसका जो मुख्य कारण है वो क्या है कि सर्वाधिक संख्या विवाहोपरांत महिला प्रवासियों की रही है। मतलब कि महिला प्रवासी इनमें सबसे ज़्यादा रही हैं विवाहोपरांत, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब कि अपने एक गांव से दूसरे गांव में जाकर रहने लगी है। इसके बाद में हम आगे इसमें देखते हैं दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की अगर हम बात करें तो एक देश से दूसरे देश की ओर, मतलब जब हम अपने देश से किसी दूसरे देश में जा रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास।
अब इसमें हम देख सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार 88.9% जो व्यक्ति है वो पड़ोसी देशों से आए हैं। जैसे पड़ोसी देशों से हम बात करें, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। तो ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं, इन पड़ोसी देशों से जो आने वाले लोगों की जो प्रतिशत है वो कितना है, 88.9%। आपसे पूछा जा सकता है 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत लोग पड़ोसी देशों से आए हैं, तो 88.9% व्यक्ति। आगे हम इसमें देख सकते हैं कि जो महिलाओं का अधिकांश प्रवास है, इसका जो मुख्य कारण है वो क्या रहा है, विवाहोपरांत। मतलब जो महिला सबसे ज़्यादा प्रवासित हुई है वो किसके बाद हुई है, विवाह के पश्चात हुई है। जबकि जो पुरुषों का सबसे ज़्यादा प्रवास हुआ है वो आर्थिक कारणों, जैसे कि हम बात कर सकते हैं रोजगार की वजह से हुआ है। मतलब कि जो महिला है वो तो हम नेचुरल रूप में देख सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर जा रही है तो वो विवाह के पश्चात जा रही है। विवाह की वजह से उनका मोस्टली एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रवास हो रहा है। लेकिन जो पुरुष है, इन लोगों का जो मोस्टली जो प्रवास हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, रोजगार की वजह से हो रहा है। कि अगर किसी की नौकरी किसी दूसरे राज्य में लग जाती है, किसी दूसरे जिले में लग जाती है, तो उसको अपनी इकोनॉमी, अपने आर्थिक पक्ष को स्ट्रॉन्ग मजबूत करने के लिए उसको दूसरी जगह पे जाके रहना होगा। तो इस वजह से जो पुरुषों का अधिकांश प्रवास है वो रोजगार के कारण, और महिलाओं का अधिकांश जो प्रवास है वो विवाहोपरांत हुआ है। इसके बाद में हम आगे इसमें देख सकते हैं कि प्रवास में जो स्थानिक भिन्नताएं हैं, अगर इसकी हम बात करें तो राज्य स्तर पर अप्रवासियों की संख्या की दृष्टि से, मतलब कि आने वालों की संख्या की दृष्टि से जो प्रथम स्थान रखता है वो कौन सा है, महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। इसके बाद में फिर दिल्ली और गुजरात और फिर हरियाणा का स्थान आता है। इसी प्रकार से अगर हम उत्तर प्रवासियों की संख्या की दृष्टि से बात करें, मतलब कि जाने वालों की, हमारे यहाँ से जितने जाने वाले लोग हैं उसमें जो प्रथम स्थान रखता है, कहाँ से लोग मोस्टली गमन कर रहे हैं, मोस्टली लोग कौन से राज्य से गमन कर रहे हैं, वो है उत्तर प्रदेश, और उसके बाद है बिहार, और उसके बाद है राजस्थान। तो हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि भाई जो आने वाले लोगों की संख्या है किसी राज्य में सबसे ज़्यादा, उसमें महाराष्ट्र क्यों है, क्योंकि महाराष्ट्र में रोजगार के साधन काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, महाराष्ट्र की जलवायु भी अच्छी है। तो कई प्रकार के कारण हैं जिस वजह से लोग महाराष्ट्र में मोस्टली जा रहे हैं। मेन कारण है वहाँ पे कि एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। इसके बाद फिर दिल्ली, गुजरात और हरियाणा। इसी प्रकार से जहाँ से लोगों की गमन करने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है उसमें प्रथम स्थान आता है उत्तर प्रदेश का। भाई उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पहले से बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों को रहने के लिए अब परेशानी हो रही है। तो वहाँ से लोग क्या हो रहे हैं, दूसरे राज्यों में, दूसरे क्षेत्र में गमन कर रहे हैं या प्रवास कर रहे हैं। इसके बाद में हम आगे इसमें देखते हैं अंतर्राज्य और अंतर्राज्य प्रवास में अंतर। दो प्रकार के प्रवास हम देख सकते हैं, एक तो है अंतर्राज्य और दूसरा है अंतर्राज्य। अंतर्राज्य का मतलब तो हो जाएगा कि जब एक ही राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान को होने वाला जो आवागमन है उसको हम अंतर्राज्य प्रवास कहते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि राजस्थान एक राज्य है और इसके अंदर जो प्रवास हो रहा है वो अलवर से जयपुर की ओर हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि एक ही राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले लोगों की संख्या क्या है, बढ़ रही है। तो ये हो जाएगा अंतर्राज्य प्रवास। और इसी प्रकार से अंतर्राज्य प्रवास की अगर हम बात करें तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जो होने वाला प्रवास है उसको अंतर्राज्य प्रवास कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि राजस्थान से महाराष्ट्र की ओर प्रवास। ठीक है, एक राज्य है राजस्थान, दूसरा है महाराष्ट्र। तो राजस्थान से जो महाराष्ट्र की ओर प्रवास हो रहा है वो क्या हो जाएगा, अंतर्राज्य प्रवास। आपसे पूछा जा सकता है कि अंतर्राज्य और अंतर्राज्य प्रवास में क्या अंतर है। ठीक है, तो आपको इनके ये उत्तर देने हैं। इसके बाद में आपसे प्रवास के कारण अगर पूछे जाते हैं तो प्रवास में कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो कि हमें आकर्षित करते हैं और अपनी जगह से विकर्षित करते हैं। मतलब कि कुछ कारण तो होते हैं जो कि आकर्षित कर रहे हैं, कुछ जगह पर हमें
ऐसे कारण देखने को मिलेंगे जो हमें वहाँ पर रहने के लिए, वहाँ पर प्रवास के लिए आकर्षित करेंगे। तो उस प्रकार के कारकों को हम आकर्षक कारक कहते हैं। और जो कारक हमें उस जगह को छुड़वाने के लिए या उस जगह से जाने के लिए हमें हतोत्साहित या मजबूर कर देते हैं, वो हमारे कौन से कारक कहलाते हैं? प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। जैसे कि हम इसमें सबसे पहले देखते हैं प्रतिकर्ष कारकों के बारे में कि यह कारक लोगों को अपने निवास स्थान अथवा उद्गम स्थान को छुड़वाने का कारण बनते हैं। ठीक है, मतलब कि जो कारक लोगों को अपनी जगह को छुड़वाने का कारण बन रहे हैं वो कौन से हैं? प्रतिकर्ष कारक है। जैसे कि हम इसमें ले सकते हैं गरीबी, जनसंख्या का बढ़ता दबाव, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा की कमी, प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध और स्थानीय संघर्ष। भाई हम देख सकते हैं कब कहीं किसी स्थान विशेष पे अगर हमें अच्छे रोजगार नहीं मिलेंगे, अच्छा काम धंधा नहीं मिलेगा, वहाँ पर गरीबी पैदा होती जाएगी। ठीक है, और साथ साथ में वहाँ पे जनसंख्या तो बढ़ती जाएगी, लेकिन जनसंख्या के कंपेयर में उतना काम नहीं होगा, जनसंख्या की तुलना में उतना काम धंधा नहीं होगा। तो लोगों की जब गरीबी बढ़ेगी तो वो दूसरी जगहों पर जाएंगे ही जाएंगे। इसी प्रकार से अगर किसी क्षेत्र विशेष में पूरी तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं हैं, वहाँ पर शिक्षा की अच्छी सुविधा नहीं है, आए दिन प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप आ गया, ज्वालामुखिया, आपके बाढ़, सूखा, इस प्रकार की कई प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं आए दिन आती रही, या युद्ध होते रहे आए दिन, किसी न किसी दो पार्टीज में, दो पक्ष के अंदर मतभेद चलते रहे, तो वहाँ पर इंसान रहना पसंद नहीं करता। वहाँ से वो क्या करना पसंद करता है? वहाँ से वो जाना ही पसंद करता है। ठीक है, तो ये सारे कारक क्या कहलाते हैं? प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। तो यहाँ पर जब इंसान रहना नहीं पसंद करेगा तो वो अपनी जगह को छोड़कर दूसरे स्थान पे जाएगा, और यही है प्रतिकर्ष कारक। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा कारक है आकर्षक कारक। आकर्षक जो कि किसी स्थान पर ऐसे कारकों का होना जो कि किसी व्यक्ति विशेष को क्या करता है? आकर्षित करता है। जैसे कि हम बात करें कि वह कारक जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे कि रोजगार के पर्याप्त अवसर हो गए, पर्याप्त वेतन हो गया, बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई, और मनोरंजन के साधन हो गए। कई प्रकार के साधन होते हैं या कई प्रकार की चीज़ें होती है जो लोगों को आकर्षित करती है। अगर लोगों को कहीं पे रोजगार अच्छा मिलेगा, ठीक है, अच्छा वेतन मिलेगा, तो वो वहीं पे जाना पसंद करेंगे। किसी को अच्छी शिक्षा जहाँ मिलेगी, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होगी, मनोरंजन के कई प्रकार के पर्यटक स्थल होंगे जहाँ पे वो कहीं ना कहीं अपने वीकेंड डेज में घूमने भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जहाँ पर उनको सुविधाएं मिलेगी वहीं पर लोग रहना पसंद करेंगे। तो इस प्रकार से कई ऐसे कारक होते हैं जो लोगों को अपनी तरफ क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, तो वो कहलाते हैं आकर्षक कारक। इस प्रकार से जो प्रवास के प्रतिकर्ष और आकर्षक कारक है, ये आपके दिए दोनों चीज़ें। तो आपसे अगर प्रवास के बारे में पूछा जाए, प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास के प्रकार कौन कौन से हैं, प्रवास के कारण कौन कौन से हैं, ठीक है, इसके अलावा उत्प्रवास किसे कहते हैं, आप्रवास किसे कहते हैं, तो आप बहुत अच्छे से इनके उत्तर दे सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा के अंदर आपको ये चैप्टर समझाया गया है। अगर आपको इससे संबंधित और कुछ प्रश्न हैं तो आप ज़रूर पूछेगा। आगे हम इससे संबंधित जो हमारे इसके परिणाम हैं प्रवास से संबंधित, ठीक है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे, और जो आगे हमारे और जो चैप्टर हैं, अध्याय हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो फिर से जल्दी मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच।